हर शुभ काम की शुरुआत इन्हीं से होती है और आपके सिलेक्शन की तैयारी की शुरुआत के लिए 19 से 21 सितंबर सुपर कोचिंग लेकर आया है बप्पा मोरिया सेल तैयारी का श्री गणेश, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है? निधि कुमारी, रम्मी कुमारी जी, खारी नरेंद्र, राजेश ठाकुर, पूजा कुमारी, सभी लोग कैसे हैं? एक बार मुझे बताइए, मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? तो इस बेहतरीन सेशन को शानदार सेशन बनाएंगे आप लोगों के सहयोग से, है ना, जहां पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा हूं और एनसीईआरटी को आपको किस तरह से पढ़ना है ये मैंने आपको बताया था। और एनसीईआरटी को पढ़ाने से पहले मैं आपको मैपिंग करा रहा हूं, क्योंकि बिना मैपिंग के आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं तो मैं अभी आपको इसका एक सबूत देता हूं, तब आपको पता चलेगा कि मैपिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये है, सबसे पहले सेशन शुरू करेंगे उससे पहले अपने आप में विश्वास करना सीखो। जरूरी है, बार बार मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि यही है जो आपको बेड़ा पार करा सकता है। चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन जब तक आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, उस समय तक दुनिया में कोई भी ताकत आपको सेलेक्ट नहीं करा सकती, है ना। और ये सीरीज चल रही है जहां पर मैं सामाजिक विज्ञान एसएसटी की एनसीईआरटी आपको करा रहा हूं, है ना, जहां मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी सारी एनसीईआरटी बुक कराऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप यहां जुड़ सकते हैं। ये समय पर सेल चल रही है, तो आप किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए राज राणा कोड का इस्तेमाल जरूर करें, है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, समझा भी चुका हूं। तो ये सामाजिक विज्ञान है आप लोगों के सामने, तो सामाजिक विज्ञान ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नहीं, सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं ये सब कुछ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। और आज थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, क्योंकि मैपिंग हमने करवा दी थी ना, मैपिंग करा रहे हैं ना। देखो, सारे लोग थोड़ा सा सब्र करें, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आखिर इस सारी चीजों को आपको करा क्यों रहा हूं। ये इतिहास का एक पता चैप्टर है, इतिहास का सबसे पहले चैप्टर है। आप इतिहास के चैप्टर को जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैपिंग क्यों जरूरी है। देखो, यहां पर लिखा हुआ है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अध्याय फर्स्ट है, क्या, कब, कहां और कैसे। और देखो यहां पर देखिए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। फिर नीचे आ जाइए, लोग कहां रहते थे, मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। देखो यहां पे लिखा हुआ ना, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहां रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। अब बताओ, जब तक आपको नर्मदा नदी के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप इस सारी चीजों को समझ कैसे पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलता हूं, फिर मैं आपको यहां पे बताता हूं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, एनसीईआरटी कह रही है, इसलिए मानचित्र काफी जरूरी है। देखो लिखा हुआ है, क्या अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया था। यह है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है। इसलिए आपको मैपिंग करना काफी जरूरी है। ध्यान रखना है, सारी मैपिंग मैं इसलिए ही आपको करा रहा हूं। देखो, मानचित्र 1 में दक्षिण एशिया के बारे में बताओ। आधुनिक पाकिस्तान, ठीक है, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आर पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहते हैं। ये बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। ये पूरा मैप आपको इतिहास में दे रखा है, यहाँ पर आज मैं इसके बारे में एनालिसिस भी करूंगा। और ये पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया उपमहाद्वीप है। इसको उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, इस पे भी हम आज चर्चा करने वाले हैं, है ना। चलो तो देख लेते हैं यहां पर कौन कौन लोग आ गए, ठीक है।
जी हाँ, ठीक है, गीतांजलि कुमारी और गोपाल झा, प्रहलाद कुमार पोद्दार जी और आशुतोष नारायण, यूनिक गर्ल है ना, गोपाल झा। ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ठीक है, तंदुरुस्त हैं। तंदुरुस्त हैं तो चलो इस तंदुरुस्ती का फायदा उठाते हैं, कुछ प्रश्न कर लेते हैं, है ना। चलो, पहला प्रश्न ये है कि भारत के कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण नहीं करते और ना ही तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। देखो, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और इस प्रश्न का आप आंसर बताओ। ठीक है, भारत का जिसने मैप देखा होगा वो इस प्रश्न का आंसर आराम से दे पाएगा। 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य या 7 राज्य। प्रश्न दोबारा देख लो, हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट फॉर्म इंटरनेशनल बाउंड्री नॉर टू दे फॉर्म कोस्टल बाउंड्री। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, नहीं सर आपका टेलीग्राम है, बिल्कुल टेलीग्राम है, ये आपको दिखाई दे रहा है SST विद राजराणा। यहाँ पे चले जाओ SST पढ़ने के लिए, है ना, तो यहाँ पे चले जाओ। किशोर कुमार, हेमराज, निधि, सुमन, पम्मी और रंजीत और गोपाल झा, आशु नारायण, राजेश ठाकुर। ठीक है, बहुत सारे लोग आ गए। अब इसका आंसर बताइए जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर भी करते जाओ। तो भारत के कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? 5 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण नहीं करते और ना ही तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। देखना चाहते हो तो यहां पे देख लो। देखो, अगर आप देखना चाहते हो तो यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। देखो, हरियाणा से किसी भी देश की सीमा नहीं लगती है और ना ही तटीय सीमा लगती है। इसके अलावा दूसरा जो राज्य आपको दिखाई दे रहा है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और ना ही जलीय सीमा लगती है। इसके बाद इसी के बगल में एक छत्तीसगढ़ है, इससे भी न अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना तटीय सीमा लगती है। इसके अलावा तेलंगाना है, इससे भी यही है। ठीक है, ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना तटीय सीमा। और ये क्या है? झारखंड। ठीक है, तो इसका मतलब हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं और ना ही तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 5 राज्य हैं, है ना। 5 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण नहीं करते। ओके, चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं यहीं पर। ठीक, अब पहले प्रश्न से पहले अब यहां पे मैं थोड़ा सा सारी चीजें आपको एक बार बता दे रहा हूं। देखो, ये जो भारत आपको दिखाई दे रहा है, अब भारत की ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है ये भारत की स्थलीय सीमा कहलाती है। ठीक है ना, नोट्स बनाते जाना मेरे साथ। अगर तुम नोट्स बना लोगे तो फिर आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत आसान हो जाएगा और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको मैं सारी चीजें यहीं रटा दूंगा क्लास में ही। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं। ठीक है नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब है कि इस सीमा को हम जैसे ही पार करेंगे हम दूसरे देश में आ जाएंगे, है ना। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा से हमारे यहाँ पर कुछ राज्य जुड़े हुए हैं, देश जुड़े हुए हैं, और इनके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी बचपन में MBA। ठीक है नहीं, बचपन में M, B और A इतने हैं। तो बा से क्या बनता है? बांग्लादेश, ये आपको पता ही होगा, बांग्लादेश। ठीक है, चा से क्या बनेगा? चीन। पा से क्या बनेगा? पाकिस्तान। ठीक है, ना से क्या बनेगा? नेपाल। मा से क्या बनेगा? म्यांमार। ठीक है, बी से क्या बनेगा? भूटान। और ए से क्या बनेगा? अफगानिस्तान। ठीक है ना, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। चीन के साथ सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ सीमा लगती है 1761 किलोमीटर। म्यांमार के साथ लगती है 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ लगती है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। यानी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है 106। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है, यहाँ पर चीन है, ये आपका नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है और यहाँ पर है म्यांमार। ये इतनी सारी चीज़ें आपको ये आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए, है ना।
चलिए, अब इसके अलावा देखो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। जैसे यहां पर कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कभी यह प्रश्न आ जाए तो आप देखो यहां पर आपको गुजरात दिखाई दे रहा एक, यहां पर दो, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, बिहार के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिमी बंगाल, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर उसके बाद मिजोरम, फिर उसके बाद त्रिपुरा, फिर उसके बाद असम, फिर उसके बाद मेघालय। यानी 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। कितने राज्य हैं? 16 राज्य हैं। 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। मैं सीक्वेंस में आपको सारी चीजें बता दी हैं। यानी इन्हीं 16 राज्यों से किसी न किसी राज्य देश की सीमा जरूर लगती है ना। कभी आपसे पूछ ले कि तटीय सीमा बताओ, ये वाली, ये तटीय सीमा है। तो तटीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं, तो भी आप याद रखो। एक यहां पे गुजरात है, दूसरा यहां पर महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवां केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिमी बंगाल। यानी 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा का निर्माण करते हैं, ठीक है नहीं। 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं और यहां पर आप देखोगे कि 9 राज्य तट रेखा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और 5 राज्य ऐसे हैं जो ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं ना तटीय सीमा का निर्माण करते, ठीक है नहीं। और 2 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी निर्माण करते हैं और तटीय सीमा का भी निर्माण करते हैं। यहां पे देखो गांधी नगर, यानी यहां पे गुजरात है, तो गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और यहां पे तटीय सीमा भी है। वेस्ट बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और तटीय सीमा भी है। तो यह तटीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन बनाते हैं? पश्चिमी बंगाल और गुजरात बनाते हैं। रट लो, याद कर लो, ध्यान रखो, है ना। चलिए, ये भी बताऊंगा, 7 सिस्टर भी अभी मैं आपको बता दूंगा। अब बताओ अगला प्रश्न क्या है कि भूटान देश से भारत के कुल कितने राज्य लगते हैं। अब यहां से ये प्रश्न बनना प्रारंभ होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भूटान देश से भारत के कुल कितने राज्य लगते हैं, ये आप बताओ। यहां जब तक आप आंसर बता रहे हो तब तक मैं आपको बता दे रहा हूं कि भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। यहां पर है क्या? इस समय पर यहां पर राजतंत्र है, ठीक है। एक बात याद रखना, यहां पर क्या चलता है? यहां पर राजा है और यहां पर क्या चलता है? राजतंत्र चलता है, ठीक है नहीं। चलिए, यहां की अगर हम मुद्रा की बात करते हैं तो यहां की मुद्रा का नाम है निगुल्ट्रम, ठीक है। क्या नाम है? निगुल्ट्रम। यहां भूटान की मुद्रा का नाम है। और भूटान के साथ हमारी जो सीमा है वो कैसी है? प्राकृतिक सीमा है। उस सीमा को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सीमा, ठीक है नहीं। ये जो भूटान है ये भारत और चाइना के मध्य में है, भारत और चाइना के मध्य में। और जब 2 बड़े बड़े देशों के बीच में एक देश होता है तो उसको कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? बफर स्टेट। इसी को हम क्या कहते हैं? बफर स्टेट कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। और जो भूटान है वो कैसा है? लैंड लॉक्ड कंट्री है, भू आवेष्टित कंट्री है। यह भी आपको ध्यान रखना। यानी ऐसा देश जिसके पास अपनी तटीय सीमा नहीं है उसको भू आवेष्टित कहते हैं। यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यह आपको भूटान के बारे में कुछ नॉलेज है। और भूटान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं इसके लिए आपको मैप देखना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, चाहे तो, ठीक है नहीं। मैं आपको अभी भूटान भी दिखाऊंगा और भूटान से लगने वाले राज्य भी आपको भी यहीं पर याद करा दूंगा और ध्यान भी रखना, है ना। तो मैं आपको इसको मिटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। देखो, अब यहां पर थोड़ा सा बड़ा करके आपको भूटान दिखा दे रहा हूं, तब आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो, ये रहा भूटान, ठीक है। अब भूटान से देखो कौन कौन से राज्य हैं, इसको मेमोराइज करो, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। दिमाग में बिठा लोगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक। हाँ, उनको बफर स्टेट कहते हैं, मैंने आपको बता दिया था। अब देखो भूटान से इधर देखिए, यहां पर क्या लग रहा है? या भूटान से कौन सा लग रहा है? सिक्किम लग रहा है, ये रहा सिक्किम। इसके बाद भूटान से वेस्ट बंगाल भी लग रहा है, देखो वेस्ट बंगाल हरा वाला है।
इसके बाद पीला वाला क्या है, असम है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, यानी सिक्किम, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद क्या है आपका असम, और असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। देखो यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन होता है मेघालय, तो मेघालय केवल और केवल बांग्लादेश के साथ ही सीमा बनाता है और किसी के साथ सीमा नहीं बनाता। तो आप इसको इस प्रकार से याद रखेंगे कि यहाँ पर सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है ना। चलो अब ये आपको देख लोगे ना, तो इसका कितना हो गए आंसर, 4 हो गए। और 4 कौन कौन से हैं, एक याद रखना सिक्किम, ठीक है, सिक्किम के बाद क्या था, आप देखो यहाँ पे सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद कौन है, असम, ठीक है, और असम के बाद कौन है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है नहीं। तो ये 4 राज्य हैं, ठीक है, जो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण कर देते हैं, है ना। चलिए, टीम का नंबर चाहिए सर, कोर्स लेना है। अरे आप मेरा ही नंबर ले लो, मैं वहीं पे मुझसे बात कर लेना, मैं ही कर दिलवा दूंगा तुम कोर्स, टेंशन मत लिया करो, है ना। तो चलिए सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अब आंख बंद करके एक बार मेमोराइज करो सिक्किम। देखो सिक्किम, देखो याद रखो, इधर क्या ऐसे मेमोराइज किया करो कि जैसे भूटान है, अब भूटान के इधर अगर उस वेस्ट में जाएंगे तो सिक्किम है, सिक्किम से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वेस्ट बंगाल आ जाता है, फिर उसके नीचे क्या आ जाएगा, असम आ जाएगा, और फिर आंख बंद करके देखा करो, फिर उधर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो आपको जीवन में कभी भी इस बात को भूलोगे नहीं, आंख बंद करके इन चीज़ों को ध्यान रखा करो, ठीक है नहीं। हाँ, पीडीएफ में भेजता हूँ रंजीत, हर उसकी वो आती है, ठीक। इसी प्रकार से आपको सभी देशों पे देख लो कौन कौन से यानी कौन कौन से सीमा बनाते हैं देख लो। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा बनाता है, मैं आपको यहीं पे वैसे ही बता दे रहा हूं। देखो बगल में ये है, तो यहां पे भी देख लो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा बनाता है। तो यहां पर है आपका गुजरात बनाता है, गुजरात, और गुजरात के देखो ऊपर देखोगे तो क्या आ जाएगा, राजस्थान। उसके ऊपर चले जाओगे तो क्या आ जाएगा, पंजाब, और पंजाब के ऊपर चले जाओगे तो क्या आ जाएगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर चले जाओगे तो क्या आ जाएगा, लद्दाख, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, जल्दबाजी में 4 मन लगा देना, क्योंकि यहां पर केवल और केवल 3 राज्य हैं, और ये राज्य नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, ये याद रखना। तो 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी मिलाकर पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना। 5 स्टेट नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, है ना, वो गलत नहीं करना है। अब अफगानिस्तान के साथ कोई भी राज्य सीमा नहीं बनाता, केवल और केवल लद्दाख सीमा बनाता है, और लद्दाख क्या है, अपने आप में यूनियन टेरिटरी है ना, सबसे छोटा भी है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा चाइना के साथ अगर देखोगे तो चाइना के साथ कौन कौन बनाएगा, एक तो लद्दाख सीमा बनाता है, ठीक है, लद्दाख के अलावा क्या है, हिमाचल प्रदेश बनाता है, फिर उत्तराखंड बनाता है, ठीक है, यूटी, ठीक है, उत्तराखंड बनाता है, और फिर उसके बाद क्या है, यहां पर आ जाता है आपका सिक्किम, और सिक्किम के बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो कितने हो गए, 4 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं, और एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, इसलिए जल्दबाजी में गलत मत कर देना कभी। इसके बाद आ जाता है नेपाल, तो नेपाल के साथ देख लो, ये रहा नेपाल, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, और यहां पर सिक्किम है, ठीक। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद क्या है, यूपी, ठीक है, यूपी के बाद क्या आता है आपका, बिहार आता है, बिहार के बाद क्या आता है, वेस्ट बंगाल आता है, और फिर उसके बाद क्या आता है, सिक्किम, ठीक है, ये आता है, ठीक है। भूटान के साथ अभी मैं आपको बता चुका हूं। म्यांमार के साथ देखो तो ऊपर से नीचे देखो, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर उसके बाद नागालैंड आता है, फिर उसके बाद मणिपुर आता है, और फिर उसके बाद मिजोरम आता है, ठीक है नहीं। 4 ये हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश के साथ लिखो, सबसे पहले वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद आपका असम आता है, असम के बाद क्या आएगा आपका, मेघालय आएगा, ठीक है, मेघालय के बाद आपका क्या आ जाएगा, मिजोरम, और इसके अलावा त्रिपुरा, ठीक है नहीं, ये है। तो ये है, और इनको आप अच्छे से रट लो, याद कर लो, कभी जीवन में इनको भूलना नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे भरपूर मात्रा में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, एक और प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का भी आप आंसर बताओ। वो तो मैंने सारी चीजें आपको यहां बता दी, अब बताओ कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, या मिजोरम से। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। तो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो आपका
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे झारखंड से भी गुजरती है और त्रिपुरा और मिजोरम से भी गुजरती है। ठीक है नहीं, ये तो सबसे गुजर रही है जहाँ तक देखा जाए तो, है ना, सबसे गुजर रही है ना। अरे मिजोरम से भी गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा इस तरह की है, देखो ये यहाँ पर ऐसे करके होते हुए ये सब गुजरती है। ठीक है, सबसे गुजरती है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है, ई ऑप्शन है। ठीक है, उपरोक्त नहीं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मणिपुर, तो ये आंसर सही होगा। मणिपुर से नहीं गुजरती, ऐसे करके बाकी सबसे गुजरती है। देखो सबसे पहले आपका यहाँ पर देखिए ये गुजरात है, फिर उसके बाद राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और फिर यहाँ पर मिजोरम है। ठीक है नहीं हाँ, मिजोरम ऑप्शन में गलत आ गया है इसलिए मैं बता रहा हूं। और यहां पर एक हमने ट्रिक भी बनाई थी कि मित्र पर गमछा झार, ऐसी तो मित्र पर गमछा 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 झार, इस तरह से ट्रिक भी है। तो आपको याद रखना है कि इससे क्या बनेगा, मिजोरम बनेगा। ठीक है, त्र से क्या बनेगा, त्रिपुरा बनेगा। पा से क्या बनेगा, पश्चिमी बंगाल बनेगा। ठीक है, रा से क्या बनेगा, राजस्थान बनेगा। गा से क्या बनेगा, गुजरात बनेगा। मा से क्या बनेगा, ठीक है, गमछा यानी मध्य प्रदेश बनेगा। छा से क्या बनेगा, छत्तीसगढ़ बनेगा। और झार से क्या बनेगा, झारखंड बनेगा। ठीक है, इतने भी आपको ये याद रहना चाहिए। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मानचित्र या ग्लोब पर समानांतर रेखाएं, ठीक है, किसे प्रदर्शित करती हैं? ये आपके अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर है ज्योग्राफी का, वहां से भी मैंने कुछ प्रश्नों को लेके आया हूं जो मैप से रिलेट करते हैं, उनको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है नहीं, अरे तो नई ट्रिक बताने की जरूरत क्या है, ये बताओ राजेश ठाकुर है जब पुरानी ट्रिक से कोई चीज याद हो सकती है तो जरूरी है कि नई ट्रिक बनाओ, है ना। जब अच्छी तरह से बन रही है, याद है सभी को, इसलिए वरना मैं तो नहीं बना सकता, मैं ट्रिक में तो स्पेशलिस्ट हूँ, कुछ भी बनवा लो मुझ पर। ये बताओ, मानचित्र पर ग्लोब पर समानांतर रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? अक्षांश, देशांतर, दोनों को या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर बताओ। समानांतर रेखाएं की बात कर रहा है, क्या होगा राइट आंसर बताओ। कि यहां पर क्या है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज। ठीक है नहीं, ग्लोब आप लोगों के सामने यहां पर बने हुए हैं, रेखाएं आप लोगों के सामने है, क्या होगा राइट आंसर? ये अब आपको बताना है कि मानचित्र या ग्लोब पर समानांतर रेखाएं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर लिख रहा है कि समानांतर रेखाएं। अब समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये तो आप ध्यान रखो ना, कि एक रेखा और दूसरे रेखा के बीच में हर जगह बिल्कुल समान दूरी हो, उसको कहते हैं समानांतर या पैरेलल। ठीक है, समानांतर या पैरेलल। तो इस प्रकार की रेखा जैसे रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी समानांतर होती है, और उसी प्रकार से हमारे यहां पर ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, समानांतर, और समानांतर रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, तो ए इज राइट आंसर, लैटिट्यूड कहते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर देशांतर भी तो समानांतर होते हैं, तो वो नहीं होते देशांतर समानांतर। देखो यहां पर एक रेखा हम खींच रहे हैं ऐसे, एक रेखा खींच रहे हैं ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। इसको हम अलग से निकाल के रख लें ना, ऐसे करके हम बना लें, एक ऐसे बना लें। तो देखो यहां पे ज्यादा दूरी है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, यहां पे बिल्कुल नहीं है। तो ये रेखाएं समानांतर नहीं होती, देशांतर समानांतर नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देशांतर समानांतर नहीं होते, अक्षांश ही समानांतर होते हैं। तो ए इज राइट आंसर, अक्षांश इज राइट आंसर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंध ऋतु परिवर्तन को अनुभव करता है? ये बताओ, हमारे यहाँ पे कटिबंध है, ठीक है, जोन है, और वहां पर वो कौन सी जगह है जहां पर ऋतु परिवर्तन होता है? ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यही है, ये बताओ कौन सी जगह पर ऋतु परिवर्तन होता है? एक बार जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, ऋतु परिवर्तन कहां कहां पर ऋतु परिवर्तन होता है वो आप बताओ। ठीक है ना, चलिए तो ऋतु परिवर्तन कहां पर होता है? तो देखो यहां पर शीतोष्ण कटिबंध है, तो बी इज राइट आंसर, यहां पर ऋतु परिवर्तन होता है। इसके अलावा पूरे हमारी धरती पर कहीं भी ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये है हमारी धरती, और धरती में ये वाली जो लाइन है इसको कहते हैं इक्वेटर, और इसको कहते हैं हम कर्क रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन। यहां पर आपका आर्कटिक सर्कल है और यहां पर अंटार्कटिक सर्कल है।
ठीक है नहीं, और यहां पर आपका नॉर्थ पोल है और यहां पर आपका साउथ पोल है। इतनी सारी चीजें आपको दिख रही है ना, जब दिख रही हैं तो आइए और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों हैं, इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में अगर आप कभी भी जाओ तो यहां पर केवल और केवल क्या होती है, गर्मी पड़ती है। गर्मी को संस्कृत में क्या कहते हैं, उष्ण, ठीक है। दो अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कटिबंध, तो इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। यानी यहां पर हमेशा तापमान ज्यादा रहता है, कभी भी तापमान 25 डिग्री से नीचे जाता ही नहीं है। यहां के लोग सर्दी का अनुभव नहीं करते हैं, सर्दी के बारे में उन्हें पता भी नहीं होता ढंग से, है ना, पहला तो याद रख लो। दूसरा क्या है कि यहां पर ये वाली जो जगह है इसको कहते हैं शीतोष्ण। अब आप बताइए शीतोष्ण होगा क्या, इसकी संधि विच्छेद कर दो, एक होती है शीत और एक होता है उष्ण। अब देखिए शीत मतलब क्या होती है, यहां पे ठंड खूब पड़ती है। उष्ण मतलब क्या होती है, गर्मी, यहां पे गर्मी बहुत पड़ती है। तो यहां पे ऋतु परिवर्तन हो गए, ठंडा और गर्म, क्या है ये अपने आप में ऋतु है, ठीक है। तो यहां पर ही ऋतु परिवर्तन होता है, इस जगह पर ही, ठीक है। सभी ऋतु यहीं पर आती हैं, ठीक है, सर्दी, गर्मी, शरद ऋतु, वसंत ऋतु सब यहीं पर आती हैं। यहां पर कोई ऋतु नहीं होती, केवल और केवल गर्मी ही होती है, यहां से लेकर यहां तक हमेशा। और ये जो ऊपर है फ्रीडिज जोन जो आपको दिखाई दे रहा है, शीत कटिबंध, यहां पर भी ऋतु परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहां पर हमेशा सर्दी रहती है, कभी भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान यहां पर नहीं होता है, ठीक है। इतनी सारी चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। सर जी आपकी क्लास का टाइम देश डियो, ठीक है, ये समझ में नहीं आया तुमने क्या लिखा है। तो अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की यात्रा करता है तो 2 देशांतर के बीच की दूरी, अब देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, और ये आपके सीटेट में कई बार प्रश्न आया, लगातार घटती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, एक समान रहेगी, या पहले बढ़ेगी फिर कटेगी, क्या होगा, राइट आंसर बताओ, ठीक है नहीं। बिल्कुल आशुतोष नारायण, तापमान के मध्यम होती है, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। सर जी आप चलो, प्रहलाद कुमार गुप्ता जी यहाँ पर निधि बेस्ट क्लास है सर, चलिए प्रहलाद कुमार गुप्ता बी बता रहे हैं, पोड्डार जी गर्मी है फिर भी हमको सर्दी लग गया है सही है, स्वाति कुमारी जी, और यहाँ पर रंजना मौर्य, निधि कुमारी। चलिए इसका आंसर बताइए कि यदि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की यात्रा करता है तब दोनों देशांतर के बीच की दूरी क्या होगी, लगातार घटेगी, ठीक है, या लगातार बढ़ती जाएगी, एक समान रहेगी। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी, ठीक है नहीं, हाँ राइट आंसर बताओ। देखो यहां पर जनरली आप ध्यान रखो, और अगर कभी भी आपको देशांतर पढ़ना है तो खरबूजे को अपने दिमाग में रखो, तो कभी गलत नहीं होगा। ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और यहां पर ये देशांतर कुछ इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, भूमध्य रेखा। ये क्या कह रहा, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ये रहा। तो देखो सबसे ज्यादा दूरी आपको भूमध्य रेखा पर है, फिर देखिए ये दूरी लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो लगातार क्या होगी, घटती जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, लगातार क्या होगी, घटती जाएगी, और घटते घटते नॉर्थ पोल पर कितनी हो जाएगी, 0। यहां पर लगभग 111.31 किलोमीटर इसकी दूरी होती है, जो दूरी लगातार घटते 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 यहां पर 0 हो जाती है। यानी पोल पर किसी भी 2 देशांतर के मध्य की दूरी 0 होती है, ठीक है। अगर कभी आपसे प्रश्न आ जाए कि अगर हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की यात्रा करेंगे तो पहले क्या होगा, नॉर्थ पोल से आप साउथ पोल चलो तो पहले 2 देशांतर के बीच की दूरी लगातार बढ़ेगी और फिर लगातार क्या होगी, घटेगी। यह भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो यहां पर आंसर क्या होगा, लगातार घटती जाएगी, आंसर ये हो गया है ना। प्रहलाद और राघवेंद्र पूर्णियावाला, अजय, शना, पूजा कुमारी, अब बात समझ में आ गई नहीं, ठीक है, बिल्कुल। बी के भारती बताओ समझ में आएगा नहीं। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ठीक, अगले प्रश्न में आप देखो खरबूजा देख लो, ये कटा हुआ खरबूजा आपको बहुत कुछ दिखा देगा। यहीं पर देखो खरबूजे पर ये लाइन है, ठीक है, लाइन दिखाई दे रही है सारी, ये सभी देशांतर हैं अगर आप देखोगे तो, और सारी देशांतर देखो कहाँ आके मिल रही है, यहीं पर। अब जब सारी रेखाएं यहीं आकर मिल रही हैं तो देखो दोनों के सबके बीच में नॉर्थ पोल पर क्या होगी दूरी, 0। तो 2 देशांतर के मध्य में
पोल पर हमेशा शून्य यानी जीरो होती है। ये याद रखना, कभी भी कैसा भी प्रश्न कितना भी घुमा के पूछ ले तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। यही मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। यह भी आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए, है ना। चलो वीडियो को लाइक शेयर करो, बढ़ो, है ना। ऐसे कैसे काम चलेगा। यहां बताओ जीएमटी के संबंध में क्या असत्य है, ये बताओ। 0 डिग्री देशांतर को जीएमटी कहते हैं। यह कुल 9 देशों से होकर गुजरती है। संपूर्ण विश्व का समय इसी रेखा से मापा जाता है। जीएमटी से पूर्व की ओर जाने पर समय घटता है। क्या होगा राइट आंसर, ये बताओ। जीएमटी, ठीक है। यहां पर एक प्रश्न आ गया है, ठीक है, कि जीएमटी क्या है। जीएमटी, अब बताओ इसका आंसर बताओगे। ये रहा जीएमटी। तो यहां पर मैं जीएमटी को बना दे रहा हूं, ये लाइन, इसको हम कहते हैं जीएमटी, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। और इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब बताओ यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहां पर सूरज हमेशा कहां से निकलता है? पूरब से। और सूरज कहां डूबता है? वो डूबता है पश्चिम में। पूरब से सूरज निकलता है। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल इतना याद रखना, जहां से सूरज निकलता है, ठीक है, अगर सूरज पूरब से निकलता है तो वहां पर समय आगे होगा, और जहां सूरज डूबता है वहां पर समय क्या होगा? कम होगा। सीधी बात है, जहां सूरज पहले निकल आएगा समय वहां पे ही तेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो आप देखो पूरी पृथ्वी पर है, पूरी पृथ्वी पर अगर आप कभी पूर्व की ओर जाओगे तो समय क्या होता है? बढ़ता है, कभी भी घटता नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये क्या होगा? ये असत्य है, बाकी सब सही है। 0 डिग्री देशांतर जीएमटी इसी को कहते हैं। यह कुल 9 देशों से गुजरती है, सही है। संपूर्ण विश्व का समय इसी से मापा जाता है। दैट्स अनदर फैक्ट इज करेक्ट, याद रखना। आइए 9 देश में आपको बता दूं, इसके लिए ट्रिक याद रखना, उपसा एमबीटी, ठीक है, एक ट्रिक है उपसा एमबीटी। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 9 देश जो जीएमटी पर स्थित है। तो यू से क्या बनेगा? यूके, एफ से क्या बनेगा? फ्रांस, एस से क्या बनेगा? स्पेन, ए से क्या बनेगा? अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है। एम से क्या बनेगा? माली, बी से क्या बनेगा? बुर्किना फासो, ठीक है, टी से क्या बनेगा? टोंगो, और फिर यहां पे मैं जीएस पढ़ाता हूं तो जी से क्या बनेगा? घाना, और एस से क्या बनेगा? साओ टोम। इस प्रकार से आप याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश, ठीक है, जीएमटी पर स्थित है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उपसा एमबीटी, एक बार आंख बंद करके जरूर बोलना, उपसा एमबीटी, उपसा एमबीटी, उपसा एमबीटी, उपसा एमबीटी, है ना। तो बस खत्म, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना और साओ टोम, ये हैं सभी देश जो जीएमटी पर स्थित है ना। और इनको वैसे देखना चाहते हो तो वैसे देख लो, बना बुरा मान जाओगे। ये रहा यूनाइटेड किंगडम, फिर उसके बाद यहाँ फ्रांस है, फिर उसके बाद स्पेन है, फिर उसके बाद अल्जीरिया है, फिर यहाँ पर ये माली है, फिर ये बुर्किना फासो है, और यहीं पर आपको घाना, और यहाँ पर आपको मिलेगा टोंगो, और यहाँ पे मिलेगा आपको नीचे साओ टोम, ठीक है। ये भी याद रखना। एक और प्रश्न कभी कभी आता है कि बताओ जीएमटी और भूमध्य रेखा, यहां पर है देखो भूमध्य रेखा, और ये है जीएमटी। जीएमटी और भूमध्य रेखा कहां पर मिलते हैं? ठीक है, तो आप याद रख के बता देना, गिनी के तट पर मिलते हैं, गिनी के तट पर, ठीक है नहीं, गिनी कोस्ट, गिनी कोस्ट पर मिलते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है नहीं। ओके, यहां पे याद रहेगा ना, गिनी के तट पर मिलते हैं, या इसको आप याद रख सकते हो अटलांटिक ओशियन, ऐसे भी आप अच्छे से याद कर सकते हो। यदि मानचित्र पर हम पश्चिम से पूर्व अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो हमें एक दिन का फायदा होगा, एक दिन का नुकसान होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई भी विकल्प सही नहीं है। एक और आंसर बता दीजिए, मजेदार है, ठीक है। मैं आ गया हूं सर मोहम्मद इम्तियाज, स्वागत है आपका, है ना। बता दिया करो, मैं आपको स्वागत फूल माला लेके स्वागत के लिए मैं बैठा रहा करूंगा आपके लिए, है ना। गिनी का तट यानी गिनी की खाड़ी, गिनी का तट नहीं, गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी याद रखना। चलिए आगे आ जाओ। यदि मानचित्र पर हम पश्चिम से पूर्व अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो क्या होगा? ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। चलिए
माले नहीं है, माली है। डी इज राइट। बताओ, देखो पहले मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। देखो यहां पर ये 0 डिग्री है और इस 0 डिग्री को ही हम GMT कहते हैं, है ना। और यहां पर क्या है 180 डिग्री है और ये भी क्या है 180 डिग्री है। इनको हम कहते हैं IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसी को हम क्या कहते हैं, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, याद रहेगा, ठीक है नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं अभी कि यदि मानचित्र पर हम पश्चिम से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय, देखो हमेशा याद रखना कि 24 घंटे होते हैं, तो मान लो कि यहां पर रात के 12 बज रहे हैं, यहां पर रात के 12 बज रहे हैं, तो यहां पर आगे हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर हो रही होगी 21 जून, समझ लो 21 जून है, तो यहां पर क्या हो रही होगी 20 जून। रात के 12 तो यहाँ पे 11 बज रहे होंगे, फिर 10 बज रहे होंगे, ऐसे तो बजेंगे यहाँ पे आगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो है बुध, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक दिन पीछे रहता है, तो बुध से पहले क्या आता है, मंगल। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये आपका पश्चिम है और ये आपका पूरब है, ये भी आपको याद रखना है। इतनी बात याद रखोगे ना, ठीक है। सर आज मेरा मन उदास है, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो नफीस सिद्दीकी मुझसे कॉल कर लेना, तो मन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मानचित्र पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, मैं पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पे चल रहा हूं। तो रियल में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। कोई धरती गोल है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। देखो इस प्रकार से है हमारी धरती, धरती गोल है ना, ऐसे करके, ठीक है, धरती ऐसे करके गोल है। यहां पर क्या है, यहां पर है ये 0 डिग्री, ये रही 0 डिग्री, और उसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है 180 डिग्री। अब हमने मैप बनाने के लिए इसको ऐसे करके खोल दिया है। रियल में धरती ऐसी है, रियल में धरती कैसी है, ऐसी है, ठीक है। हमने उसको समझाने के लिए ऐसे खोल दिया है, तो ये और ये लाइन सेम है, ठीक है। तो जैसे ही कोई आदमी यहां से निकलेगा, कहां पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा। जैसे ही इस लाइन को पार करेगा, कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। यानी 20 जून, यानी 21 जून से चला था और 20 जून को पहुंच गया। यानी एक दिन का क्या हो रहा है, यहां पर फायदा हो रहा है, ठीक है। एक दिन का फायदा होगा, ए इज राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ही वो आइडियल को पार करेगा, एक दिन का फायदा हो जाएगा। आप खुद सोचिए, वो बुध से चला था, मंगल में पहुंच गया, मंगल के बाद फिर दोबारा से बुध आएगा ना, एक दिन उसे एक्स्ट्रा मिल गया जिंदगी का, ठीक है। कौन कहता है कि समय नहीं लौटता, कौन कहता है कि समय नहीं लौटता, समय लौटता है, ठीक है। तो अब घर वाले कहे ना कि ऐसा समय कभी नहीं लौटता, तो कह देना कि सर ज्योग्राफी वाले सर की क्लास ले लो, वो बताते हैं कि समय लौट जाता है। अब यहां पर आपने एक बार जन्मदिन मना लिया और फिर दोबारा से यहां पर पहुंच के फिर दोबारा जन्मदिन मना लोगे, क्योंकि फिर दोबारा से 21 जून आएगा, ठीक है नहीं, फिर दोबारा से 21 जून आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। पिंकी कुमारी जी, ये आंसर आया, चलो सही है, ठीक है। ये है आइडियल, अगर देखें तो यहां पर आइडियल है, ठीक है ये। और आइडियल कौन सी जल संधि से निकलती है, तो याद रखना बेरिंग जल संधि यहां पर है, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय रेखा किसे माना जाता है, ये बताओ। भारत की मानक समय रेखा, यानी भारत का समय कहां से मेजर किया जाता है, ये है वेस्ट से ईस्ट पूछ रहा है। हाँ सही तो है रिंकू कुमारी यादव, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा तुम बताओ। वेस्ट से ईस्ट ही तो गए हम, ये रहा वेस्ट और यहाँ ये रहा ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट ही तो पार कर रहे हैं हम, पश्चिम से पूरब की ओर, तो यहां पहुंच जाएंगे ना हम, ठीक है। अगर पूरब से पश्चिम की तरफ इसको पार करते तो हमें एक दिन का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ये है एज राइट, ठीक है। चलो, भारत का मानक समय रेखा किसे माना जाता है, भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। तो भारत की मानक समय रेखा किसको माना जाता है, 82.5 डिग्री पूरब को माना जाता है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूरब को माना जाता है। तो यहां पे लिखा हुआ है कहीं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व, ये याद रखना, ठीक है नहीं। ये रहा 82.5 डिग्री पूर्व, और ये क्या है, नैनी नामक स्थान से गुजरता है। नैनी कहां पर है, प्रयागराज में है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अगर ऑप्शन में ना हो तो आप मिर्जापुर लगा सकते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 5 राज्यों से गुजरता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है,
ठीक है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। ठीक है, 5 राज्य हैं जिस राज्य से ये IST गुजरता है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जीवन में कभी भी आप इसको नहीं भूलोगे। ठीक है, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक चलने में हमें पृथ्वी का कितना भाग पूर्ण करना पड़ेगा? अगला प्रश्न ये भी है, इस प्रश्न का आंसर बता दो। ये आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये आपका क्या है? ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है वो? भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक चलने में हमें पृथ्वी का कितना भाग पूर्ण करना होगा? 1/2 भाग, या 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/5 भाग? क्या होगा राइट आंसर? इसका आंसर बताओ। सुमन जी, यूनि गर्ल जी, आशुतोष नारायण जी, पलामू टाइगर, पोड्डार, सालू, पिंकी कुमारी, सारे लोग हैं। सारे लोगों से मेरा प्रश्न है और सारे लोग इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, है ना। मुझे बड़ी आशा है, बड़ी उम्मीद है आपसे कि आप इसका जवाब पक्का सही आंसर जरूर दोगे, है ना। चलो आंसर बता दो इसका कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक चलने में हमें पृथ्वी का कितना भाग पूर्ण करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर सब क्या 1/3 बता रहे हैं। अरे भाई साहब, ये बताओ यहां से लेकर यहां तक धरती कितनी है? 1/4। यहां से लेकर यहां तक धरती कितनी है? 1/4। यहां से लेकर यहां तक कितनी है धरती? 1/4। और यहां तक कितनी है? 1/4। 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, 4/4 बराबर 1 धरती। सीधी बात है ना। तो यहां से भूमध्य रेखा से अगर हम यहां पर जाएंगे तो हमें धरती का 1/4 ही तो करना पड़ेगा बस, ठीक है नहीं। तो 1/4, सी इज राइट आंसर, है ना। सी इज राइट आंसर। सब के सब गलत हो गए यहां पर, है ना। 3 कैसे हो जाएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, है ना। 1/4 ही तो होगा, ये भूमध्य रेखा है, यहां पर 1/4 ही तो है। यही तो पूछ रहा है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक जाना है, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक जाना है, तो राइट आंसर क्या होगा? 1/4, है ना। ठीक है। घूम गए तुम, है, घूम गए ना। चलो, और यही मैं बता रहा हूं, जो भी लोग पता है बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है, 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो भी ध्यान रखना, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेना, अच्छे से ध्यान रखना, इसमें गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अगला प्रश्न। यदि कोई क्रिकेट मैच 10 डिग्री पूर्व पर सुबह 9 बजे प्रारंभ होता है तो इसे भारत में कितने बजे देखा जा सकता है? ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न का आप आंसर दे के बता दो तो मान जाऊं आपको कि आप बहुत होशियार हो, ठीक है नहीं। कि यार चौधरी दिमाग घूम गया, ठीक है, ऐसी दिमाग घुमा दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन सेंटर में ले आऊंगा दोबारा घूमू के बाहर नहीं निकल ले दूंगा दिमाग को, है ना। चलो अब इसका आंसर बताओ। यदि कोई क्रिकेट मैच 10 डिग्री पूर्व पर सुबह 9 बजे प्रारंभ होता है तो इसे भारत में कितने बजे देखा जा सकता है? ये प्रश्न का आंसर बताओ, ठीक है। अगर ऐसे प्रश्नों के आंसर नहीं पता है तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। हमारी धरती पर कुल 360 डिग्री होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हमारी धरती पर 360 डिग्री होते हैं। 360 डिग्री क्या? देशांतर। और हमारी धरती 24 घंटे में घूमकर 360 देशांतर को पार कर लेती है। तो 1 घंटे में यह 360/24 देशांतर को पार करेगी, यानी 15 डिग्री को। यानी अगर कहीं पर 15 डिग्री है का अंतर है तो वहां पर 1 घंटे का अंतर होगा। यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। अब इसके बाद देखिए, यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो हम ये भी लिख सकते हैं 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री बराबर 60/15, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। यानी कहीं पर 1 डिग्री का अंतर है तो समय में 4 मिनट का अंतर होगा। इस बात को अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये जगह है, ये है 0 डिग्री और 0 डिग्री पे बज रहे हैं 12 रात के, ठीक है नहीं। और यहां पर हमारे पास 1 डिग्री वेस्ट और यहां पर हमारे पास 1 डिग्री ईस्ट। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है? 4 मिनट का। लेकिन हमें यहां का समय दिया है, कहां का निकाल रहे हैं? पूरब का। तो पूरब में हमेशा समय बढ़ता है, तो इसलिए यहां पर कितना बजेगा? 12:04। अंतर में कितना आ गया? 4 मिनट का। यहां पर कितना बजेगा? अब पश्चिम में जा रहे हो तो समय हमेशा घटता है, तो अब 12 में से घटा दो तो 11:56। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखोगे तो आप यहां पे आराम से कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, ठीक है नहीं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
अब यह प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न देखो, यदि क्रिकेट मैच 10 डिग्री पूर्व पर सुबह 9 बजे प्रारंभ होता है, फिर हम यहां पर बता दे रहे हैं ऐसे करके समझाने के लिए। ये कह रहा है 10 डिग्री पूर्व, तो सबसे पहले आपको 0 डिग्री जरूर बनानी है। तो 10 डिग्री पूर्व कहां पर है, ये रहा 10 डिग्री पूर्व यहां पर होगा। यहां पर बज कितने रहे, 9 बज रहे। कब के बज रहे, सुबह के बज रहे। पूछ कहां की रहा है, ये भारत की पूछ रहा है, भारत मतलब 82.5 डिग्री पूर्व की पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां का समय दिया है और जहां का समय पूछा है उन दोनों के बीच में अंतर निकाल लेंगे। तो जहां का समय दिया है 10, जहां का पूछा है 82, तो इसमें से 82 में से 10 घटा देंगे तो 72.5 आ गए। कितने आ गए, 72.5 डिग्री का अंतर है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर जब 4 मिनट होते हैं तो आधी डिग्री बराबर कितने होंगे, 2 मिनट। 72 डिग्री बराबर क्या होंगे, 72 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये और 2 ये हो गए, यानी साढ़े है ना, तो आधा ये हो गया, तो 2 यहां पे जोड़ दो, तो ये हो गए 290 मिनट। अब 290 मिनट का हम क्या करेंगे, घंटे बना लेंगे। 6 तिया यानी 6 दूनी 6 तिया 6 चौक 24, 6 चौक 24। ठीक है, कितना बचा, 50, 4 यानी 50 बचा ना, तो यहां पे आ गया 4 घंटे 50 मिनट। दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया, 4 घंटे 50 मिनट। आप याद रखना अच्छे से, 4 घंटे 50 मिनट आपको अच्छे से याद रखना है, इन दोनों के बीच में अंतर है। तो यहां पर कितना बज रहा है, बताओ, यहां पर कितना बज रहा है, 9 बज रहे हैं, तो यहां पर समय आगे होगा 4 घंटे 50 मिनट। तो 9 में जोड़ दो, 10, 11, 12, 13, ठीक है, तो 13:50 होंगी। आप याद रखना 1:50 किसके, पीएम, ये हो जाएगा बस, 1:50 हो जाएगा, ये याद रखना। तो कोई मैच अगर 10 डिग्री पर 9 बजे शुरू होगा तो भारत में से 1:50 पर देखा जा सकता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जिसको ये बात नहीं समझ में आई हो बाद में मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। थोड़ी बड़ी चीज़ है, थोड़ी समझने वाली चीज़ है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें थोड़ा लेट समझ में आती हैं। मैं सारी चीज़ें इसको एक बार दोबारा देख लेना, फिर भी ना समझ में आए तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, है ना। किस देश में सबसे अधिक टाइम जोन है, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है, ठीक है। नहीं सर समझ नहीं आया, सर के लिए थाली, वाह सर आपने दिमाग खोल दिया, है ना। बीपीएससी आता सर, 1 PM मम्मी, यस सर, ठीक है, 1:50। जिसके ना समझ में आयो मेरे पास टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है, यहाँ टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है, और वहां पर आप मुझे रिप्लाई कर देना, ठीक है। रिप्लाई कर दोगे तो मैं आपको, पता है, वहां पर आप मुझसे इन प्रश्नों को पूछ सकते हो, क्योंकि वहां पर मेरा नंबर मिल जाता है आपको रिप्लाई करने पे, है ना। तो आपको पूछना है तो वहां पूछ लेना, वहां पे मैं बता दूंगा। सर जी 1 मिनट में 4 डिग्री, मैंने तो आपको बता दिया, आप तो अब तक याद करते होगे, मैंने आपको पूरा निकाल के बता दिया, ऐसे होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, है ना। तो आप उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर लें, है ना। तो सबसे ज्यादा टाइम जोन कहां पर है, फ्रांस में है, एज राइट आंसर, लगभग 12 टाइम जोन है। इसलिए यहाँ पे गलत मत कर देना, रसिया में तो 4 ही हैं, फ्रांस में 12 हैं, समझ में आएगा नहीं, तो बहुत ज्यादा है फ्रांस में, तो फ्रांस इज राइट आंसर, ठीक है। तो आप इस बात को भी अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। भारतीय मानक समय रेखा के बिल्कुल पीछे कौन सा देशांतर होगा, ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। देखो याद रखना हमेशा कि हमारी धरती गोल है। अब आइए मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये है हमारे देशांतर, ये है 0 डिग्री, ये क्या है 180, और ये क्या है 180, ठीक है। यहां पर क्या है, इधर 10 डिग्री पूरब, तो यहां पर क्या होगा 10 डिग्री वेस्ट, यहां पर क्या होगा 170 डिग्री वेस्ट, यहां पर क्या होगा 170 डिग्री ईस्ट। ऐसी तो होते हैं सब, यहां पर समझ लो, ये मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा के पीछे क्या होगा, भारतीय मानक समय रेखा क्या है 82.5 डिग्री, धरती गोल है ना। देखो अब यहां पर अच्छे से समझना, इसको ऐसे करके बता रहा हूं। यहां पर क्या है, 0 डिग्री है, ये 180 और ये 180, तो धरती को मैं गोल कर दूंगा ना पीछे ऐसे करके, ऐसी तो है धरती। अब गौर करके बताना कि यहां पर, मैंने फिर दोबारा से बता रहा हूं, यहां पर ये 0 डिग्री है ये, ठीक है, और जस्ट इसके पीछे क्या आ जाएगा 180, यानी हमेशा ही 0 डिग्री के पीछे क्या होता है 180 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो दोबारा देख लो, यहां पर ये बीच में 0 डिग्री
यहां पर क्या है 180, यहां पर क्या है 180, तो यहां पे ऐसे करके पीछे कर लो, ऐसे करके पीछे कर लो, तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया 180। तो 0 डिग्री क्या है, आगे है, और 0 डिग्री के पीछे क्या है 180 है ना। 0 डिग्री के नीचे 180 होगा। तो बताओ 0 डिग्री के पीछे क्या होगा, 180 होगा। तो 1 डिग्री के पीछे क्या होगा, 179 होगा। 2 डिग्री के पीछे क्या होगा, 178 होगा। 3 डिग्री के पीछे क्या होगा, 177 होगा। 4 डिग्री के पीछे क्या होगा, 176 होगा। यानी आपसे अगर कभी पूछ रहा हो कि इसके पीछे क्या है, तो आप 180 में से माइनस कर दो, ठीक है। अगर कोई पूछे कि 80 डिग्री पूर्व के पीछे क्या होगा, तो आपको उसको 180 में से माइनस कर दो, तो कितना बचा 100। लेकिन उल्टा हो जाएगा, ईस्ट की जगह क्या हो जाएगा वेस्ट, यानी 100 के पीछे कितना होगा 80 होगा। सीधी सीधी बात यह है, ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट ईस्ट हो जाएगा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। अब पूछ रहा है कि 82.5 के पीछे क्या होगा, 82.5 के पीछे क्या होगा, तो आपको 180 में से 82.5 घटाने होंगे, ठीक है। 180 में से 82.5 घटाने होंगे, तो यहां पर कितना आ गया 5, और यहां पर क्या 9, और यहां पे हो गया 7, ठीक है। फिर यहां पे हो गया 9, तो 97.5 यानी 97.5 होगा पीछे, 97.5 होगा, ठीक है। ये क्या है ईस्ट, तो यहां पे क्या आ जाएगा वेस्ट, ठीक है। अब ये है, ठीक है, बस 180 में से घटा दो, ठीक है। नहीं पायल होगी, मेरी क्लास 12 बजे होगी अब, तो वो ज्योग्राफी की क्लास है, केवल ज्योग्राफी की क्लास है, उसको भी आप अच्छे से याद रख लेना, है ना। तो भारतीय मानक समय रेखा के बिल्कुल पीछे कौन सा देशांतर होगा, यहां पर मैंने आप लोगों के सामने बना दिया है, लिखा दिया है। अब आप इसको अच्छे से कर लेना, अच्छे से समझ भी लेना, है ना। और कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझसे बिल्कुल कभी भी निसंकोच आप मुझसे बात भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, आप कमेंट में भी आप बता सकते हो सर ये चीज हमें समझ में नहीं आती, इसको एक बार और समझा दो, तो उसका भी वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। नहीं चलिए, है ना। तो आज एक काम करते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई, आज इस क्लास को हम यहीं पर छोड़े देते हैं, और बाकी सारे दोस्तों को, सारे लोगों को ये बता दो कि 10:30 बजे याद रखो, अगर सीटेट निकालना है, सीटेट निकालना है तो आपको 10:30 बजे का समय याद रखना होगा। केवल सीटेट ही नहीं, अगर आपको बीएसवी बिहार शिक्षक भर्ती का 6 से 8 वाली क्लास निकालनी है, या जीएस को आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो आपके लिए 10:30 बजे वाली क्लास किसी वरदान से कम नहीं होगी। आप यहां पर आएं, अपने डाउट्स बताएं, और डाउट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, विद प्रैक्टिकल। अब आपको प्रैक्टिकल करके बताया था ना 0 डिग्री के पीछे क्या होता है, इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी SST विद राज राणा टेलीग्राम पर, जो आपको यहां पर दिखा रखा है SST विद राज राणा, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे कल, ठीक है, इसी समय पर 10:30 बजे से 11:30 बजे के आसपास क्लास होती है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी है, ज्योग्राफी के सारे फेनोमेना पढ़ने हैं, क्या क्या किस प्रकार से धरती पर होता है, कैसे गांव की संरचना बनती है, कैसे गांव की शहरों का सेटलमेंट होता है, कैसे हमारे यहाँ पर वर्षा होती है, किस प्रकार से चक्रवात बनते हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ पर मौसम विभाग जानकारी देता, सटीक जानकारी देता है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी 12 बजे। अगर आपके पास ज्योग्राफी है, टीजीटी पीजीटी पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहां पढ़ सकते हैं। और 3 बजे आपकी स्पेशल क्लास होती है बिहार शिक्षक भर्ती की, जहां पर मैं करंट अफेयर्स से आपकी शुरुआत कर रहा हूं, और करंट अफेयर्स के साथ वहां पर भी एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन वहां पर एनसीईआरटी के अलावा एक किताब और सीक्वेंस से, जो सीक्वेंस होता है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसी सीक्वेंस से आपको वहां पर क्लास मिलती जाएगी। चलिए, तो क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।